नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार की किस महिला को एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? हमने आपको जानकारी दिया था, इसका राइट आंसर होगा अस्मिता गुप्ता। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में या फिर डिप्लोमेसी ने किसी डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो कांग्रेसी नेता शशि थरूर को। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया है? राइट आंसर था गुजरात। दरअसल अभी हाल ही में गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया है और ऐसे में यहीं से ये प्रश्न बना था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। खास करके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जितने छात्र लगे हैं, इस सीरीज के सारे वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है और सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के वीडियो से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की तलाश में है तो प्लेलिस्ट में सारे मंथ का आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मिल जाएगा मंथली वाइज। आप वहां पर जाके वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार राज्य के लिए। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बिहार के राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 2023 को 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह हस्ताक्षर किनके बीच हुआ है? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच 27 जुलाई 2023 को 295 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा बिहार के राजमार्गों के उन्नयन के लिए। दरअसल कुछ चीजें और भी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन तथा सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नत बनाया जाएगा, जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए या फिर जिसके लिए अभी हाल ही में इस प्रकार का समझौता किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है एडीबी से ही संबंधित एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% रहने का आकलन किया है। कुछ समय पहले का ही ये न्यूज है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस तरह के डेटा के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है कि समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इस पर आपको पैनी नजर भी रखनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसका सिद्धांत क्या है। तो फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी से लड़ना इसका सिद्धांत है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। दरअसल बिहार भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिस योजना का नाम है बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना। और इस योजना के माध्यम से बिहार के लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। और जो घोषणा हुई है, घोषणा के आधार पर प्रत्येक लेबर कार्ड धारकों को 3500 रुपए की राशि दी जाएगी साइकिल खरीदने के लिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको याद होगा, कल ही शायद मैंने कल या परसों मैंने आपको जानकारी दिया था कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत से श्रमिकों का जो लेबर कार्ड है या फिर जो कार्ड है, ये तकरीबन 5 करोड़ कार्ड, 5 करोड़ से अधिक ही कार्ड को निरस्त किया है। और इसके पीछे कई सारे रीजन दिए गए हैं, आप लोगों को मालूम होगा, हमने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया था। और इसमें सबसे अधिक जो मतलब कार्ड निरस्त किया गया वो पश्चिम बंगाल का किया गया था, ये बातें आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? तो जो घोषणा हुई है, इस घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि गोवा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है सारी चीजों पे, जैसे कि हाल ही की घोषणा के अनुसार गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी। तो गोवा के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा
और आपको ये ध्यान रखना, यह प्रतियोगिता दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है अब तक की बात करें तो। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में हमने देखिए गोवा के बारे में कुछ चीज़ों का जिक्र किया। दरअसल यहाँ पर गोवा की चर्चा हुई है, तो गोवा में ही 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर मोगा का अनावरण किया गया था। आपको याद होगा हमने जानकारी दिया था। दरअसल 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। दरअसल गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होना है ये गोवा में होगा। हालांकि इसके डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है, जब होगी तो इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। अब यहाँ पर गोवा से ही संबंधित कुछ और जानकारी है, जैसे कि गोवा के प्रसिद्ध लेखक व उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये बातें आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जो बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, वो मूल रूप से गोवा के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें इनसे संबंधित जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीजों का जिक्र हमने किया है। हालांकि यहाँ पर जो सौंदर्य प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया की बात हुई और साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्यिक पुरस्कार सम्मान की बात हुई, तो इसको लेकर चीजों को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं, जो हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया है। एक प्रकार से यहाँ पर आपका रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता की बात हुई, तो ऐसे में भारत के दृष्टिकोण से हम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को देखते हैं कि अभी पिछली बार मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला था। तो हरियाणा की मानसी छिल्लर को पिछली बार 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। हालांकि अब तक मिस वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले 1966 में रीता फारिया को, 1994 में दूसरी बार ऐश्वर्या राय को, और तीसरा जो मिला था 1997 में डायना हैडन को, फिर युक्ता मुखी, फिर प्रियंका चोपड़ा और मानसी छिल्लर। अच्छा, कुल मिला के बात यहाँ पर ये होती है कि भारत को अब तक मिस वर्ल्ड का खिताब जो मिला है ये 6 बार मिला है। ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, 6 बार मिला है। और पिछली बार 2017 में मानसी छिल्लर को, आप यहाँ भी मानसी छिल्लर को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और जो चर्चा हमने भी किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में वो सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है आपके समक्ष। अगर कोई प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। दरअसल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जो अभी हाल ही में दामोदर मोजो को मिला। और दामोदर मोजो मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। अब इसको लेकर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गोवा के लेखक व उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। हालांकि इसके पिछले संस्करण की बात करें, जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किन्हें मिला, तो नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया लेखक हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। जबकि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो अक्कितम अच्युतन नवुंतरी को, एक मलयालम लेखक हैं, इन्हें दिया गया था। और वहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि यह पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल वे अंग्रेजी के पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो इस लिहाज से ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम दूसरी ओर बात कर लेते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था, पहली बार 1965 में। हालांकि बिहार की दृष्टिकोण से देखें तो 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर बिहार के पहले व्यक्ति थे। तो ये कुछ पॉइंट हैं खास करके ज्ञानपीठ पुरस्कार से, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो ये सारी बातें संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, जो कि भारत में दिया जाने वाला एक साहित्यिक या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। लेकिन वहीं पर कुछ और साहित्यिक सम्मान की बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया, ये एक ऐसा पॉइंट है या फिर एक ऐसा टॉपिक है, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पहले भी कई बार बने हैं और आने वाले समय में भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर जो साहित्यिक पुरस्कार की हम बात करेंगे, इसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार शामिल है। जैसे कि इन तीनों साहित्यिक पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। तो अभी हाल ही में जो 32वें सम्मान की घोषणा हुई, तो इसके तहत हमारा पहला है 32वां सरस्वती सम्मान। तो आपको ध्यान रखना है तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्य वंशम के लिए यह 32वां सरस्वती सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, जो आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं पर 32वें व्यास सम्मान की बात करें तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए उन्हें सम्मानित किया गया 32वें व्यास सम्मान से। आप यहाँ पर प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर अगले पॉइंट में 32वें बिहारी पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर माधव हाडा को उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर शकीरी के लिए उन्हें दिया गया। आप यहाँ पर डॉक्टर माधव हाडा को इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आगे और चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे।
ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रेम प्रकाश, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अनुभवी या फिर प्रसिद्ध अनुभवी पत्रकार और एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि ANI के संस्थापक प्रेम प्रकाश को हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रेम प्रकाश। तो इन्हें जो अभी ये अवार्ड मिला है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। हालांकि पत्रकारिता और कला को लेकर दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार के बारे में हमने आपको बताया था कि हाल ही में पत्रकारिता और कला के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार के 107वें संस्करण की घोषणा हुई थी और ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर हमने विस्तृत तौर पर सारी चीजें बताई थी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। यहाँ पर कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो पुरस्कार मिला या फिर जो पुलित्जर पुरस्कार मिला ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। वहीं पर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट के कैरोलिन किचनर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार के 107वें संस्करण की। हमारा अगला पॉइंट है कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1917 में और कुल मिला के प्रत्येक वर्ष ये 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि 1937 में श्री गोविंद बिहारी लाल यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, 1937 में। हालांकि यही सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक सूची दिखाने वाला हूँ खास करके भारतीयों के संदर्भ में, वैसे भारतीय जिन्हें अब तक पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजों का जिक्र किया है कि गोविंद बिहारी लाल को 1937 में यह सम्मान दिया गया था और पुरस्कार पाने वाले फिर यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पिछली बार 2022 में दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और फिर अमित दवे को संयुक्त तौर पर 2022 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। और हालांकि इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पर दर्शाई गई है, आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने। फिलहाल यहाँ पर स्किप करते हुए हम चलेंगे आगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे थे। ये एग्जाम आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को और अभी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में अब आपके पास समय है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। इस कोर्स में ही टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जो आप यहाँ पर तमाम चीजें देख रही है सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो इसी कोर्स में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसका आपको PDF भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं, आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी का आकलन होगा और जो PDF मिलेगा वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। और आपको ध्यान रखना, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे एप्लीकेशन पे तो वहां पर आपको ये प्रोमो कोड BM100 अप्लाई करना है, जिसके बाद तकरीबन 50% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स को परचेज करते समय मिल जाएगा। तो इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिए। हजारों छात्र इसे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रभात कुमार को। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा हमने शामिल भी किया है। दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव प्रभात कुमार को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और इसके अतिरिक्त इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि वे अब तक भारतीय दूतावास मस्कट ओमान में काउंसलर के पद पर थे, यानी कि ओमान की जो राजधानी है मस्कट, यहीं पे वे काउंसलर के पद पर थे। लेकिन अभी हाल ही में इन्हें यानी कि इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी हमने आपको एक सप्ताह पहले दिया था कि पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में नमाग्या सी खाम्पा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और है कि पनामा में सेवा दे रहे उपेंद्र सिंह रावत को हाल ही में युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में एक डाउट शायद हो रहा होगा कि यहाँ पर जो दो शब्द हमने प्रयोग किया है, एक तो राजदूत और एक उच्चायुक्त। दरअसल ये दोनों जो शब्द है दोनों एक ही है, मिलता जुलता शब्द है। अगर हम बात करें उच्चायुक्त की तो उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग राष्ट्रमंडल देशों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है। दरअसल हमने जो जानकारी आपको दिया था कि वैसे देश जो किसी न किसी रूप में ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, या फिर वैसे देश जहां पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था और किसी समझौते के परिणाम स्वरूप उस देश को आजादी मिली हो,
तो ऐसे देश के लिए हम प्रयोग करते हैं उच्चायुक्त का। और भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत भी ब्रिटेन का औपनिवेशिक था। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर भारत पे ब्रिटेन का शासन रहा था। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए भी उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। इसको लेकर हालांकि जानकारी हमने आपको दिया भी था। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष की तरह हाल ही में किस तिथि को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि 28 जुलाई को। तो पहला पॉइंट है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 में जो 28 जुलाई को मनाया गया, इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन और आजीविका तथा लोगों और ग्रह को कायम रखना। ये 2023 का ये निर्धारित थीम है इसका, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। और 2023 में इसका थीम क्या था? तो 2023 में इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। ये इसका 2023 का विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था। वहीं पर अगले पॉइंट में पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 में इसका निर्धारित थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और अगला पॉइंट है 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ, अर्थात केवल एक पृथ्वी 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। सातवें प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा की है। दरअसल इसको लेकर कुछ चीजें यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ कंडीशन है। दरअसल जो 3 वर्ष सेवानिवृत्ति की जो आयु बढ़ाई गई है, तो इसमें चिकित्सक, जो भी चिकित्सक होंगे, किसी भी प्रशासनिक पद पर काम नहीं करेंगे, बल्कि वे अस्पतालों में सिर्फ मरीजों का ही उपचार करेंगे। तो इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 3 वर्ष बढ़ाई गई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर को लेकर एक जानकारी हमने दिया था इसी महीने में कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया है। आपको याद आ रहा होगा अगर आप रेगुलर क्लास को फॉलो करते हैं तो। हालांकि वर्तमान समय में सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। वहीं पर हम बात करें उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु की, यानी कि रिटायरमेंट की, तो 62 वर्ष ये निर्धारित है। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो है नियुक्ति की आयु। दरअसल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अब यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो ये संसद का निचला सदन है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि आदित्य सामंत, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में महाराष्ट्र के आदित्य सामंत हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और आपको ध्यान रखना 1987 में विश्वनाथन आनंद चेन्नई के रहने वाले हैं, यानी तमिलनाडु के, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। हालांकि हाल ही में जो भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं उनकी सूची को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। इनमें से किसी भी ग्रैंड मास्टर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इससे पहले जो 82 नंबर वाला था वो था बोपल्ला प्रणीत, जो कि तेलंगाना के हैं। हालांकि यहाँ से लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया है कि अब तक जो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है वो तमिलनाडु ने अपने नाम किया है। लेकिन अभी हाल ही में जो 82वां नहीं बल्कि 83वां ग्रैंड मास्टर चुना गया, ये आदित्य सामंत को चुना गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा कल वाले वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दिया था भाईखला रेलवे स्टेशन के बारे में। दरअसल वहां पर हमने गलती से आपको मध्य प्रदेश बतला दिया। आप लोग सुधार कर लेंगे, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आप लोग सुधार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि अगस्त 2023 में जर्मनी में आयोजित होने वाले हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है।
इन सब बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया कि 18 से 22 अगस्त 2023 तक जर्मनी में आयोजित होने वाले हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। और ये जो प्रतियोगिता जर्मनी में आयोजित होगी तो जर्मनी के डसेल्डोर्फ में ये आयोजित होना है। और इस टूर्नामेंट में 4 टीमें या फिर 4 देश भाग लेगी, जिनमें भारत, इंग्लैंड, स्पेन और मेजबान देश जर्मनी इसमें भाग लेगा। तो कुल मिला के चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना कि 4 देशों के साथ यह प्रतियोगिता जर्मनी के डसेल्डोर्फ में आयोजित होगी। कब? तो 18 से 22 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें नंबर प्रश्न पे। हायाशी योशीमासा किस देश के विदेश मंत्री हैं जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं? हायाशी योशीमासा किस देश के विदेश मंत्री हैं जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जापान, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा 27 जुलाई 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। और इस दौरान नई दिल्ली में उनके भारतीय समकक्ष यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 15वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि इस वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हुई। तो ये सारी बातें यहाँ से संबंधित है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले 5 महीनों में हायाशी योशीमासा यानी कि जापान के विदेश मंत्री की यह दूसरी भारत यात्रा है, ये भी नोट करना है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि उभरती प्रौद्योगिकियों यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में इंडिया एआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में मेटा के साथ किया गया। मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है मेटा, इसी के साथ अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है। दरअसल भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंडिया एआई ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ एक समझौता किया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने शामिल किया है। दरअसल यहाँ पर एआई की बात हुई तो हाल ही में एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XAI लॉन्च किया है। आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जानकारी आपको दिया था। दूसरे पॉइंट में बात करें तो ओपन एआई कंपनी ने अभी हाल ही में चैट जीपीटी तथा गूगल ने बार्ड नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई टूल लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको नोट करना है। चलिए अब यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। उससे पहले जो जानकारी हमने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको दिया था, ये बहुत कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। घर बैठे अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। अब आपके पास समय नहीं है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए। एक मिनिमम सा फी पे आपके लिए तमाम मटेरियल उपलब्ध है। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो अगले 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। और अगर आप 70वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यही कोर्स अपग्रेड होकर 70वीं बीपीएससी के लिए तैयार होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। 3 प्रश्न आज के इस वीडियो में भी है कि बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कहां हाल ही में हैली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तीसरा प्रश्न है किसके द्वारा हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। तमाम जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।